नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए भैया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात जनन तंत्र। गाइड, सबसे पहले बात यह आती है कि भैया जनन तंत्र एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जनन वह प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवों में होती है। साथियों, इसमें क्या होता है, सभी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। साथियों, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अगर साथियों मैं मानव की बात करूं तो भैया मानव में जनन करने के लिए दो लिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि एक होती है मेल की और एक होती है फीमेल की। साथियों, अब तक हमारी जनन तंत्र की दो क्लास हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात नर जनन तंत्र के बारे में। तो आपको हेडिंग क्या लगानी है साथियों, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। अब गाइस, सबसे पहले बात यह आती है कि भैया ये नर जनन तंत्र क्या होता है। मैंने आपको सिस्टम यानी कि तंत्र की परिभाषा बताई थी, अंगों का समूह है। तो भैया ऐसे अंगों का समूह है जो भैया नर जनन में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नर जनन तंत्र कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं, यानी कि ऐसे अंगों का समूह है ऐसे अंगों का समूह है जो नर जनन तंत्र में सहायक हो। वो क्या कहलाता है साथियों, वो भैया नर जनन तंत्र कहलाता है। अब साथियों बात यह आती है कि ये जो नर जनन भाग है, ये जो नर जनन भाग है साथियों, ये कहां पर उपस्थित होता है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां उपस्थित होते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, नर जनन जो भाग होता है साथियों, नर जनन जो अंग होते हैं साथियों, ये पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं, मैं भाग की जगह पर साथियों अंग लिख सकता हूं। ये उपस्थित होते हैं साथियों पेल्विक रीजन में। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों श्रोणि भाग। ये साथियों हमारी आंतों के जस्ट नीचे होता है। आपको पता है आपका जो ब्रेन होता है साथियों, आपका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ये साथियों एक खाली जगह में उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है क्रेनियम कैविटी। ठीक उसी प्रकार साथियों आपके जो फेफड़े होते हैं ये उपस्थित होते हैं थोरेसिक कैविटी में। आपका जो पेट है साथियों ये उपस्थित होता है साथियों एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक उसी प्रकार साथियों जो नर जनन अंग है भैया ये उपस्थित होते हैं पेल्विक रीजन में, श्रोणि भाग में। साथियों एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट नीचे की तरफ ये श्रोणि भाग होता है, पेल्विक रीजन होता है। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? अब देखिए साथियों जो नर जनन अंग है साथियों, ये भैया चार भागों से मिलकर के बना होता है। नर जनन अंग चार भागों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। देखिए भैया नंबर 1 पर आता है टेस्टिज, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्षण। साथियों इसी ही वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है।
ये वर्ण साथियों जोड़े में उपस्थित होते हैं, यानी कि एक जोड़ी होते हैं। ये साथियों हमारे शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि साथियों इनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए साथियों हमारे शरीर के आंतरिक तापमान से लगभग साथियों 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए भैया ये हमारे शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। साथियों वर्ण जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे साथियों वर्ण कोश या अंडकोश कहा जाता है, उसमें ये उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है? तो वर्ण में किसका निर्माण होता है साथियों? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2 पर देखते हैं साथियों हम एक्सेसरी डक्ट्स। इन्हें कहा जाता है साथियों सहायक नली। सहायक नली। साथियों वर्ण में जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है, उन शुक्राणुओं को साथियों वर्ण से मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य कौन करता है साथियों? ये एक्सेसरी डक्ट्स करती है, ये सहायक नली करती है। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्ण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, फिर साथियों इन शुक्राणुओं को एक्सेसरी डक्ट की सहायता से वर्ण से मूत्र मार्ग तक लेकर जाया जाता है। साथियों ये एक्सेसरी डक्ट्स 4 होती है, उनका नाम बताऊंगा और उनके फंक्शन में आपको बताने वाला हूं। अभी वर्ण के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। साथियों नंबर 3 पर जो आता है साथियों वो आता है भैया मेल ग्लैंड्स। इसे हिंदी में कहा जाता है साथियों पुरुष ग्रंथियां। साथियों ये मेल जो ग्लैंड्स होती है इनकी संख्या 3 होती है। एक तो साथियों श्लेष्मा का निर्माण करती है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे साथियों जो शुक्राणु होता है वो भैया मूत्र मार्ग तक आसानी से पहुंच सके। एक जो ग्रंथि होती है साथियों वो भैया सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जो कि साथियों शुक्राणु होता है उसे दिशा प्रदान व गति प्रदान करने में सहायक होता है ये सिट्रिक अम्ल। और एक जो ग्रंथि होती है साथियों फ्रक्टोज का निर्माण करती है, जिससे साथियों शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। एक बार और सुनिए, मैंने ये कहा साथियों कि पुरुष ग्रंथि होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक जो ग्रंथि होती है साथियों ये श्लेष्मा यानी कि चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है साथियों जो शुक्राणु होता है वो भैया मूत्र मार्ग तक आसानी से पहुंच जाता है। दूसरी जो ग्रंथि होती है भैया वो भैया सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे साथियों तो शुक्राणु होता है उसे गति भी मिलती है और साथियों दिशा भी मिलती है। तीसरी जो ग्रंथि होती है साथियों वो भैया फ्रक्टोज का निर्माण करती है। फ्रक्टोज से होता क्या है साथियों शुक्राणु को ऊर्जा मिलती है। वो कौन कौन सी ग्रंथियां है साथियों उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, बात आपको समझ में आ गई। और नंबर 4 पर आता है साथियों एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जननांग भाग। इसमें साथियों हम सीसन के बारे में पढ़ते हैं, जो लैंगिक प्रक्रिया में सहायक होता है, जिस रास्ते से साथियों जिसके थ्रू साथियों मूत्र और साथियों जो शुक्राणु होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो अब बताओ आपको जनन अंग के 4 भाग समझ में आए या नहीं आए? बोलो भैया जी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में साथियों हम एक एक भाग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में याद करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया आपने? ओके, अब मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए भैया बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। नंबर 1 पर नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? तो ऐसे अंगों का समूह है साथियों जो नर जनन में सहायक है, उसे क्या कहा जाता है? नर जनन तंत्र कहा जाता है। बात यह आती है साथियों कि ये जो नर जनन अंग है भैया ये कहां पर उपस्थित होते हैं? तो जिस तरीके से साथियों हमारा जो मस्तिष्क होता है ये भैया एक कैविटी में उपस्थित होता है, यानी कि एक खाली जगह में उपस्थित होता है, इसे कहा जाता है क्रेनियम कैविटी।
ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे जो लंग्स होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं, वो थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारे पेट में एक खाली जगह पाई जाती है, हमारा जो पेट है वो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार साथियों ये जो नर जनन अंग है ये भैया पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणी भाग में उपस्थित होते हैं। बात यह आती है कि ये श्रोणी भाग कहाँ उपस्थित होता है, तो हमारी आंतों के जस्ट नीचे की तरफ होता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि भैया एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की तरफ भैया ये पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणी भाग होता है। अब साथियों नर जनन अंग है ये 4 भागों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 पर बात करें वर्षण, तो इसमें आपको क्या याद रखना है भैया, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये भैया एक जोड़ी पाए जाते हैं। साथियों शुक्राणुओं के निर्माण करने के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है साथियों ये भैया 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो भैया शुक्राणु का निर्माण करने के लिए तो 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए भैया हमारे शरीर से बाहर इस वर्षण को रखा गया है। ये जो वर्षण होते हैं साथियों ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं ताकि शुक्राणुओं का निर्माण अच्छे से हो सके। वर्षण साथियों वर्षण कोश में या फिर मैं कह सकता हूं अंड कोश में उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है भैया, शुक्राणुओं का निर्माण करना। नंबर 2 पर जो भाग है साथियों वो है एसेसरी डक्ट यानी कि सहायक नली। भैया वर्षण में जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है उन्हें मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य ये नली करती है भैया एसेसरी डक्ट। यहां तक बात क्लियर है। नंबर 3 पर बात करें साथियों मेल ग्लैंड यानी कि पुरुष ग्रंथि। साथियों इनकी संख्या 3 होती है, नाम बताऊंगा और इनके फंक्शन बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो पहली ग्रंथि होती है साथियों वो भैया एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है, इसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये श्लेष्मा भैया जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। पहली बात क्लियर है। साथ ही जो दूसरी ग्रंथि होती है वो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ये सिट्रिक अम्ल क्या करता है साथियों, सिट्रिक अम्ल शुक्राणुओं को दिशा व गति प्रदान करता है। नंबर 3 पर जो ग्रंथि आती है साथियों वो भैया फ्रक्टोज का निर्माण करती है। ये फ्रक्टोज से साथियों शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है। नंबर 4 पर बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया यानी कि बाह्य जननांग भाग। साथियों इसमें हम सीसन यानी कि पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। ये साथियों लैंगिक क्रिया में भाग लेता है और साथियों इसकी सहायता से जो मूत्राशय है जो मूत्र और साथियों जो शुक्राणु है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। बात आपको समझ में आ गई, तो आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब साथियों हम एक एक भाग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने दोबारा स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो ले लीजिए, नहीं तो भैया आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके मिटा देता हूं। देखिए भैया अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 पर वर्षण के बारे में यानी कि टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस वर्षण। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए मैंने आपको बताया था साथियों कि जो टेस्टिस होता है, जो वर्षण होता है वो भैया जोड़े में उपस्थित होता है। तो मैं पहली लाइन लिख सकता हूं साथियों, यह जोड़े में उपस्थित होता है। अब साथियों बात यह आती है कि जोड़े का मतलब क्या है। जोड़े का मतलब होता है साथियों 2, यानी कि वो संख्या में 2 होंगे। एक पेयर का मतलब क्या होता है साथियों, एक पेयर का मतलब होता है यानी कि वो नंबर में 2 हो।
यहां तक बात क्लियर है। अगली बात देखिए, जो वर्ण होते हैं साथियों, ये वर्ण शुक्राणु का निर्माण करते हैं। शुक्राणु का निर्माण करते हैं। साथियों, शुक्राणु के निर्माण के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन भैया हमारे शरीर का आंतरिक तापमान, हमारे शरीर का आंतरिक तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए इसे शरीर से बाहर रखा जाता है। इसलिए इसे भैया शरीर से बाहर रखा जाता है। मैंने आपसे यह कहा कि साथियों, शुक्राणु के निर्माण के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन भैया हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो लगभग भैया 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भैया 35 डिग्री सेल्सियस पर तो शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस पर साथियों शुक्राणु का निर्माण हो नहीं पाता। इसलिए भैया इन्हें हमारे शरीर से बाहर रखा जाता है। बात क्लियर है साथियों? ये जो वर्ण होता है ये भैया वर्ण कोश, या फिर मैं कह सकता हूं अंडकोश, या फिर मैं कह सकता हूं साथियों सेक्रोटम में उपस्थित होता है। जो वर्ण है साथियों, वर्ण कोश में, जिसे आप सेक्रोटम या फिर अंडकोश भी कहते हो, इसमें भैया ये उपस्थित होता है। साथियों ये जो वर्ण कोश है इसकी जो संरचना है भैया वो एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है। वर्ण कोश की संरचना कैसी होती है साथियों? थैलीनुमा संरचना होती है। बात क्लियर है? वर्ण की संरचना की बात कर लेते हैं साथियों। तो वर्ण का जो आकार होता है वो कैसा होता है भैया? अंडाकार होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कैसी कितनी होती है तो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है भैया? चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। बोलो ये बातें आपको याद हुई या नहीं हुई? बताओ भैया। छोटी सी बातें थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वर्ण जोड़े में उपस्थित होता है, यानी कि एक जोड़ी होता है। वर्ण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक बात को ध्यान रखना, शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है साथियों उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि शुक्राणु के निर्माण के लिए लगभग 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि भैया 35 डिग्री तापमान पर, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण अच्छे से होता है। लेकिन हमारे शरीर का जो आंतरिक तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए भैया इन्हें शरीर से बाहर रखा गया है, यानी कि शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। वर्ण साथियों, वर्ण कोश अंडकोश या स्क्रोटम में उपस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई साथियों? वर्ण कोश की जो संरचना होती है वो थैलीनुमा संरचना होती है।
वसन का आकार अंडाकार, लंबाई इसकी 3 से 4 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई भैया इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भैया अब हम आगे चलते हैं। अब भैया इसकी आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब भैया हम वसन को काट करके देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्षण की आंतरिक संरचना। ये मान लीजिए भैया ये आपका एक वर्षण है। इसमें साथियों झिल्लियों के बने बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं और इन कंपार्टमेंट को कहा जाता है साथियों टेस्टिकुलर ल्यूबुल। मैंने आपसे कहा ये क्या है, ये भैया एक वर्षण है। जब आप वर्षण को कट करके देखोगे साथियों तो आपको बहुत सारे झिल्लियों के कुछ ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। इन कंपार्टमेंट को कहा जाता है साथियों टेस्टिकुलर ल्यूबुल। लगभग एक वर्षण में साथियों ये टेस्टिकुलर ल्यूबुल 250 होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं इन बातों को शब्दों का रूप दे देता हूं। जब आप वर्षण को आंतरिक कट करके देखते हैं तो आपको झिल्लियों के बने कुछ कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। इन कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है साथियों, टेस्टिकुलर ल्यूबुल कहा जाता है। टेस्टिकुलर ल्यूबुल कहा जाता है। बोलो यहां तक बात आपको समझ में आई। मैंने कहा कि वसन को जब आप आंतरिक कट करके देखोगे तो आपको झिल्लियों के बने कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है साथियों, टेस्टिकुलर ल्यूबुल कहा जाता है। बात क्लियर है। एक वर्षण में लगभग 250 टेस्टिकुलर ल्यूबुल पाए जाते हैं। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि एक वर्षण में कितने ल्यूबुल पाए जाते हैं या फिर टेस्टिकुलर ल्यूबुल पाए जाते हैं। तो भैया कितने पाए जाते हैं, 250 टेस्टिकुलर ल्यूबुल पाए जाते हैं। देखिए प्रत्येक टेस्टिकुलर ल्यूबुल में लगभग 2 से 3 सेमनीपेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। इस सेंटेंस का मतलब आप समझे कि साथियों ये प्रत्येक ये कंपार्टमेंट है जिसे नाम दिया गया था टेस्टिकुलर ल्यूबुल। इसमें साथियों 2 से 3 साथियों शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। और साथियों इन्हीं शुक्र जनन नलिकाओं में इन्हीं
शुक्र जनन नलिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अब यह कौन सी कोशिका पाई जाती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। चलो इस तरफ बता देता हूं भैया, यहां पे देख लीजिए। नंबर 1 पर पाई जाती है साथियों जर्म सेल्स। ये कोशिका क्या करती है साथियों, शुक्राणु का निर्माण करती है। साथियों वह कोशिका जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है उसे कहा जाता है साथियों स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वह कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करती है, उन्हें क्या कहा जाता है साथियों, उन्हें भैया स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और साथियों शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बात क्लियर है। तो पहली कौन सी हो गई, जर्म सेल। ये क्या करती है, शुक्राणु को निर्माण करती है। दूसरी है भैया सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये भैया शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है सर्टोली कोशिका। और तीसरी है भैया लेडिंग सेल। ये भैया नर हार्मोन का निर्माण करती है। आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया नर हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान रखना है साथियों टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन है वो भैया नर हार्मोन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और साथियों ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ते हैं। मिटा दो भैया, ओके। देखिए भैया अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप, एक्सेसरी डक्ट्स। हिंदी में कहा जाता है सहायक नलिका। साथियों ये वह पतली पतली नलिका होती है जो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है उन्हें भैया मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इनकी संख्या 4 होती है। देखिए भैया लिख लीजिए, यह वह पतली पतली नलिका होती है, यह वह पतली पतली नलिका होती है जो वृषण में बने शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। बात क्लियर है। इनकी संख्या कितनी होती है साथियों, इनकी संख्या होती है 4। एक एक का कार्य पढ़ने वाले हैं। पहले आप ये नाम याद रख लेना। नंबर 1 पर आता है साथियों
रेटे टेस्टिस। इसे हिंदी में कहा जाता है वर्षण जालिका। नंबर 2 पर क्या आता है साथियों? नंबर 2 पर आता है वासा एफ्रेंसिया। इसे शुक्र वाहिका कहा जाता है साथियों हिंदी में। नंबर 3 पर आता है एपिडिडिमस। इसे कहा जाता है अधिवर्षण। और भैया नंबर 4 पर आता है वास डेफरेंसिया, वास डेफरेंस। इसे भी साथियों शुक्र वाहिका ही कहा जाता है। सबसे पहले ये बताओ, आपको ये चारों नाम याद हुए नहीं आए? नहीं हुए। पहला जो नाम है साथियों वो है रेटेटेस्टिस, दूसरा है वासा एफ्रेंसिया, तीसरा है एपिडाइडमिस, इसे अधिवर्षण कहा जाता है, और नंबर 4 पर है साथियों वास डेफरेंस। अगर आपको ये नाम याद हो गए हो तो साथियों हम एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों वर्षण जालिका के बारे में यानी कि रेटेटेस्टिस के बारे में चर्चा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिटा देता हूं भैया। देखिए भैया, नंबर 1 पर बात करते हैं रेटेटेस्टिस की यानी कि वर्षण जालिका की। देखिए साथियों, यह पतली पतली नलिकाओं का एक जाल होता है जो साथियों शुक्राणु कोशिकाओं को वर्षण कोश से अधिवर्षण तक ले जाने में सहायक होता है। बात आपको समझ में आई? मैंने कहा यह पतली पतली नलिकाओं का एक जाल होता है जो साथियों शुक्राणु जो कोशिकाएं है यानी कि वह कोशिका जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है उन्हें साथियों वर्षण कोश से यानी कि वर्षण जिस कोश में उपस्थित होता है उसे वर्षण कोश कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जिसे अंडकोश भी कहा जाता है। इस अंडकोश से साथियों अधिवर्षण तक ले जाने में सहायक होता है। तो लिख लीजिए, यह पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है जो शुक्राणु कोशिकाओं को वर्षण कोश से अधिवर्षण तक लेकर जाता है। साथियों ये जितने भी असेसरी डक्ट्स है साथियों ये क्या करती है? शुक्राणुओं को वर्षण से मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य करती है। यानी कि मैंने इनका कार्य तो बता दिया, अब मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि किस किस से आपस में जुड़ी हुई होती है। तो नंबर 1 पर बात करते हैं वर्षण जालिका की यानी कि रेटेटेस्टिस की। तो साथ ही ये पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है जो शुक्राणु कोशिकाओं को वर्षण कोश से अधिवर्षण तक लेकर के जाती है। शुक्राणु कोशिकाएं वह कोशिका होती है जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया भी थी साथियों कि किन कोशिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी देखिए, दूसरी कौन सी थी भैया? दूसरी थी भैया वासा एफ्रेंसिया। इन्हें साथियों हिंदी में शुक्र वाहिका कहा जाता है। ये क्या है साथियों? तो भैया ये जो वर्षण जालिका है, इस वर्षण जालिका से लगभग 12 से 20 पतली नलिकाएं अधिवर्षण से जुड़ी होती है।
ये अधिवर्षण क्या है साथियों? तो मैंने नंबर 3 पर आपको बताया था एपिडिडाइमस। वो साथी एपिडिडीमस या एपिडिडाइमस वो अधिवर्षण है साथियों, इससे जुड़ी होती है। और इन्हीं नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें ही साथियों वासा एफ्रेंसिया कहा जाता है। इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं को वर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। दोनों नलिकाओं का कार्य आपको समझ में आ गया, किस किस से जुड़ी हुई होती है उस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि साथियों ये है आपका वर्षण, इससे साथियों छोटी छोटी सी नलिकाएं निकली हुई रहती है, पतली पतली सी, जिन्हें तो कहा गया रेटेटेस्टिस। फिर साथियों आगे जाकर के कुछ बड़ी बड़ी सी 12 से 20 नलिकाएं होती है जो अधिवर्षण से जुड़ी हुई होती है, यहां पर ऊपर की तरफ। इन्हें कहा गया है साथियों शुक्रवाहिकाएं। बात क्लियर है? तो भैया जो शुक्राणु होता है वो वर्षण से अब कहां पर पहुंच गया? अधिवर्षण तक पहुंच गया, यानी कि एपिडिडाइमस तक पहुंच गया इन दोनों की सहायता से। ओके भैया, अब आगे चलते हैं, मिटा देता हूं। अब देखिए भैया, नंबर 3 पर बात करते हैं हम एपिडिडीमस। इसे कहा जाता है अधिवर्षण। भैया मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि ये नर जनन तंत्र का वह भाग है जिसमें साथियों अस्थायी रूप से शुक्राणु इकट्ठे होते हैं या संग्रहित होते हैं। इसमें साथियों शुक्राणु का परिपक्व तो होता है लेकिन भैया अपूर्ण होता है, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं होते हैं साथियों, अपूर्ण परिपक्व होता है। यहां पर 3 बातों को मैं लिख लेता हूं साथियों कि नर जनन तंत्र का यह वह भाग है जिसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। और साथियों इसमें शुक्राणुओं का अपरिपक्व, शुक्राणुओं का अपूर्ण परिपक्वन होता है। परिपक्व तो होते हैं साथियों लेकिन अपूर्ण होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं रहते। बात क्लियर है? तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है भैया अधिवर्षण में। अधिवर्षण क्या है? नर जनन तंत्र का यह वह भाग है जो साथियों वर्षण के जस्ट ऊपर होता है और इसमें क्या होता है? शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। जब साथियों लैंगिक क्रिया हो रही होती है जैसे कि 10 मिनट की, 15 मिनट की, उस समय भैया शुक्राणुओं का निर्माण होता है वर्षण में, और फिर साथियों वर्षण से ये अधिवर्षण के पास चले जाते हैं। इसमें कुछ निम्न समय के लिए साथियों रुकते हैं ये शुक्राणु और बाद में साथियों इसमें रुकते हैं, तो भैया उस समय इनका अपूर्ण परिपक्व होता है। अपूर्ण का मतलब पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता साथियों, कुछ मात्रा में इसका परिपक्व होता है। और फिर साथियों इस ये जो अधिवर्षण है, इस अधिवर्षण से वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिकाएं जुड़ी हुई होती है जो कि शुक्राशय तक पहुंचती है। वो साथियों शुक्राशय में फिर इसका पूर्ण रूप से क्या होता है? परिपक्व होता है। शुक्राणुओं का आगे बताने वाला हूं, फिलहाल अभी आपको यही ध्यान रखना है कि ये नर जनन तंत्र का वह भाग है जिसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं और भैया इसमें शुक्राणुओं का अपूर्ण परिपक्व होता है। नंबर 4 पर बात कर लेते हैं भैया वास डिफरेंस की। इसे भी हिंदी में साथियों शुक्रवाहिका ही कहा जाता है। यह शुक्रवाहिका साथियों अधिवर्षण से शुक्राशय तक
शुक्राशय तक जुड़ी होती है। ये शुक्र वाहिकाएं साथियों अधिवसन से शुक्राशय तक जुड़ी हुई होती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया शुक्राणु जो अधिवर्षण में है उन्हें साथियों शुक्राशय तक लेकर जाने का कार्य कौन करती है भैया? ये वास डेफरेंस करती है। कौन करती है साथियों? वास डेफरेंस करती है, यानी कि शुक्र वाहिकाएं करती है। बात क्लियर है साथियों? शुक्राशय को इंग्लिश में कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल कहा जाता है साथियों इंग्लिश में। अब शुक्राशय के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? शुक्राशय के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों शुक्राशय में स्थायी रूप से शुक्राणु संग्रहित होते हैं। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, इसमें साथियों शुक्राणुओं का पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। बोलो भैया ये एसेसरी डक्ट्स में सहायक नलिकाओं में आपको क्या समझ में नहीं आया? मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको साथियों सहायक नलिकाओं के बारे में बताया था कि वह पतली पतली नलिकाएं होती है जो साथियों वर्षण में जो शुक्राणु बने हैं उन्हें मूत्र मार्ग तक पहुंचाने में सहायक होती है। कौन? ये सहायक नलिकाएं 4 प्रकार की थी। एक थी रेटेटेस्टिस, एक थी साथियों वैसे वासा एफ्रेंसिया, दूसरी थी साथियों तीसरी थी हमारी एपिडाइडमिस यानी कि अधिवसन, और चौथी थी भैया हमारी वास डेफरेंस। पहली थी साथियों रेटेटेस्टिस। साथियों हमारी जो पहले थी वो थी रेटेटेस्टिस, जिसका कार्य क्या था साथियों? जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है उन्हें भैया वर्षण से अधिवर्षण तक लेकर जाने का कार्य करती थी। वो पतली पतली नलिकाएं थी। नंबर 2 पर साथियों हमने पढ़ी थी वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया को साथियों हिंदी में शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। उनका कार्य क्या था साथियों? तो जो वर्षण जालिका थी जो रेटेटेस्टिस थी उससे साथियों 12 से लेकर के लगभग 20 पतली पतली सी नलिकाएं साथियों अधिवर्षण तक पहुंच रही थी, उन्हें ही क्या कहा गया था साथियों? वासा एफ्रेंसिया कहा गया था। नंबर 3 पर बात करें साथियों एपिडाइडमिस या एपिडीमस की, जो एपिडिडीमस की बात करें साथियों अधिवर्षण की बात करें तो भी यह नर जनन तंत्र का वह भाग है जिसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। और भैया इसमें शुक्राणुओं का परिपक्व तो होता है लेकिन अपूर्ण होता है साथियों, यानी कि पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 4 पर बात करें तो वास डेफरेंस यानी कि शुक्र वाहिकाएं, इन्हें भी शुक्र वाहिकाएं कहा जाता है। यह अधिवर्षण से साथियों शुक्राशय तक जुड़ी हुई होती है। कार्य वही है साथियों शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाना वर्षण से। साथियों ये जो शुक्राशय होता है इसे कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। इसका कार्य क्या है? तो स्थायी रूप से शुक्राणुओं को संग्रहित करती है जब तक लैंगिक प्रक्रिया चल रही है तब तक। जब लैंगिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तब साथियों ये शरीर से बाहर निकल जाएगा और इसमें साथियों शुक्राणुओं का पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। तो भैया ये रही आपकी सहायक नलिकाएं। अब साथियों मेल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, पोरुस ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अच्छी बात है, मैं मिटा देता हूं भैया। अब देखिए भैया नंबर 3 पर हम बात करते हैं मेल ग्लैंड्स के बारे में। इसे हिंदी में कहा गया था साथियों पोरुस ग्रंथि। क्या कहा गया था? पोरुस ग्रंथि कहा गया था। साथियों इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 6। ये जोड़े में उपस्थित होते हैं तो कितने जोड़े होते हैं साथियों?
3 जोड़े होते हैं। नंबर एक पर देखिए, 1 पेयर सेमिनल वेसिकल। इसे हिंदी में भी साथियों यही कहा जाता है। साथियों 1 पेयर सेमिनल वेसिकल, साथियों ये जो ग्रंथि है भैया, ये क्या करती है, एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है। एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है और उस चिपचिपे पदार्थ को कहा जाता है साथियों श्लेष्मा। इंग्लिश में कहा जाता है साथियों, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं, म्यूकस। क्या कहा जाता है, म्यूकस कहा जाता है। अब ये श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा का कार्य देख लीजिए। तो श्लेष्मा साथियों शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक लेकर जाने में सहायक होता है। दूसरी बात, ये भैया शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। तो पहली ग्रंथि आपको समझ में आई, 1 पेयर यानी कि एक जोड़े में होती है सेमिनल वेसिकल। बात क्लियर है। ये एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है जिसे श्लेष्मा म्यूकस कहा जाता है। और साथ ही श्लेष्मा म्यूकस का कार्य क्या है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक लेकर जाने में सहायक होती है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। नंबर 2 पर देखिए भैया, नंबर 2 पर आती है 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 1 पेयर साथी जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, ये क्या करती है भैया, ये सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। ये सिट्रिक अम्ल क्या करता है साथियों, तो भैया जो शुक्राणु होते हैं, इन शुक्राणुओं को गति व दिशा प्रदान करने में सहायक होता है। नंबर 3 पर बात आती है साथियों 1 पेयर बुल्बो यूरेथ्रोल ग्लैंड। इसे साथियों हिंदी में काउपर ग्रंथि भी कहा जाता है। और साथियों ये क्या करती है, ये भैया फ्रक्टोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है साथियों, फ्रक्टोज का निर्माण करती है। और जिसका कार्य क्या है साथियों, इस फ्रक्टोज का कार्य क्या है, तो भैया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करना। बोलो भैया आपको पोरस ग्रंथि समझ में आई या नहीं आई। 3 ग्रंथि है। पहली है 1 पेड सेमिनल वेसिकली, एक चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है जिसे श्लेष्मा कहा जाता है। ये भैया ये श्लेष्मा जो होता है शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने में सहायक होता है और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। नंबर 2 पर आती है साथियों प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी 1 पेयर होती है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, शुक्राणुओं को गति व दिशा प्रदान करती है। ये नंबर 3 पर आता है 1 पेयर बुल्बो यूरेथ्रोल ग्रंथि, इसे हिंदी में काउपर ग्रंथि भी कहा जाता है। साथ ही फ्रक्टोज का निर्माण करती है, इनका कार्य होता है शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करना। अब एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं साथियों, वो ध्यान रखना। आपका शुक्राणु, उसके बाद में साथियों ये श्लेष्मा, ये चिपचिपा पदार्थ, उसके बाद में साथियों सिट्रिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल के बाद में भैया ये फ्रक्टोज। जब आपस में मिल जाते हैं साथियों, जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो भैया सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों, वीर्य का निर्माण होता है। तो बोलो ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आ गई हो साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके।
देखिए भैया, अब लास्ट एंड फाइनल नंबर 4 पर हम बात करते हैं साथियों, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। बाह्य जननांग भाग। इसमें साथियों हम किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? इसमें हम पढ़ते हैं भैया सीसन के बारे में, यानी कि पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भैया, सीसन क्या होता है? तो नर जनन तंत्र का यह वह भाग होता है, नर जनन तंत्र का यह वह भाग होता है जो लैंगिक क्रिया में, जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है। बात क्लियर है? यह नर जनन तंत्र का वह भाग होता है साथियों जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेता है। अगली बात देखिए भैया, इससे मूत्र में शुक्राणु, या फिर आप सीमन कह सकते हो, वीर्य कह सकते हो, शुक्राणुओं का निष्कासन होता है। यानी कि साथियों शुक्राणु और साथियों मूत्र इससे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो यह है भैया आपका नर जनन तंत्र। किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण हुआ, वर्षण में सहायक नलिकाओं की सहायता से मूत्र मार्ग तक पहुंचा, कौन कौन सी ग्रंथि थी, उनका क्या क्या कार्य था, और किस तरीके से साथियों हमारे शरीर से शुक्राणु और भैया मूत्र शरीर से बाहर निकले। साथियों मादा जनन भाग तक भैया ये शुक्राणु पहुंचते हैं, वहां पर साथियों फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मक बनता है, जायगोट बनता है। वो सारी कहानी साथियों हम मादा जनन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल साथियों आज इतना ही रखते हैं। तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देख लो आपके सामने पसीना ही पसीना, ये देखो कंडीशन, और देख लो अच्छे से यार, क्या चाहिए आपको और कितनी मेहनत चाहिए? सब्सक्राइब कर दो यार। बाय। कल जरूर मिलेंगे मादा प्रजनन तंत्र में।